भूतिया सौतेली माँ और बच्चे। अंबिका और चीकू मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो गांव की सीमा पार कर गए थे। शाम का चकाचौंध अंधेरा पूरे गांव को घेर लेता है। तभी अंबिका कहती है, चीकू, हम खेलते कूदते गांव से बाहर आ चुके हैं। ना जाने पिताजी आज हमारा क्या हश्र करेंगे। पिता का खौफ उन बच्चों के जहन में गहरे तौर पर बसा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो तेज कदम बढ़ाते हुए घर लौटते हैं, जहां उनका पिता ब्रिजलाल गुस्से से आंखें चमकाता हुआ उखड़े स्वर में कहता है, क्यों री कामिनी, कहां फरार थी इसे लेकर? और तू कुत्ते के पिल्ले? मेरे कान दुख रहे हैं, छोड़ दीजिए। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चीकू को छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं। दोष तो तेरा है हरामजादी। आज मैं तुझे मौत के तख्ते पर टांग कर रख दूंगा। पर लग गई है ना तेरे। कसाई ब्रिजलाल अंबिका को चमड़े की बेल्ट से मार मार कर उसे बुरी तौर पर जख्मी कर देता है। तभी इस सांझ की मनोहर बेला घनघोर तूफान का भेष धर लेती है। पूरा गांव बवंडर की चपेट में आ जाता है। तभी ब्रिजलाल के घर के इर्द गिर्द एक चुड़ैल तहलका मचाती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, लौट आई हूँ मैं। चुड़ैल की आंखों में जैसे खून सवार था। वो गुस्से से दांत पीसती हुई अपने खूंखार नाखून से ब्रिजलाल पर धावा बोलकर उसे चित्त कर देती है। ब्रिजलाल हांफते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं तुम लौट नहीं सकती। अरे तुम्हें तो मैंने उस रात। तूने क्या सोचा कि तू उस 2 टके के घूसखोर तांत्रिक की मदद से छुटकारा पालेगा? कभी नहीं। याद है वो रात? तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। चीकू और अंबिका भूख से तड़प रहे थे। तभी वो दोनों अपने पिता के पास आकर कहते हैं, पिताजी, हम दोनों भाई बहन को बहुत भूख लग रही है, कुछ पैसे दे दो, भूख के मारे जान जा रही है पिताजी। ब्रिजलाल को अपने बच्चों की भूख से कोई वास्ता नहीं था। जान अभी तक गई तो नहीं? हाँ, जब चली जाएगी तो तुम दोनों की चिता पर 56 भोग चढ़ाऊंगा। दादी, अपनी रसोई में ताला क्यों लगाया है आपने? कुछ खाने को दे दो ना, भूख से हमारे पेट में मरोड़ उठ रहा है। अरे ओ चंगू मंगू, तुम्हारे ये पैतरे मुझ पे नहीं जमने वाले। चलो भागो यहाँ से। दोनों बच्चे भूख से टटोलते हुए आंखों में आंसू लिए छूछे हाथ बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार भी उठ चुका है, अब मैं अपने भाई चीकू को क्या खिलाऊंगी? तभी बाजार खत्म होने के अंतिम सड़क पर उन्हें एक औरत खाने से भरे ठेले के साथ खड़ी नजर आती है। खाना बोलो, खाना, ताजा ताजा खाना। भूखे बच्चे वहां आकर उसे निहारने लगते हैं। हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों की ओर देखकर एक मुस्कान देकर उनके आगे खाने से भरी थाली परोसती है। दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। औरत कहती है, शायद कच्ची उम्र के चलते ये दोनों बच्चों को मेरे चुड़ैल रूप से खौफ नहीं लगा। खैर, भला है कि मुझको इनके सामने आने के लिए इंसानी भेष धरने की जरूरत नहीं। आपके हाथों में तो माँ के खाने का जादू भरा है। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ भगवान जी के पास है। चुड़ैल और बच्चों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों बच्चे हर रोज चुड़ैल के ठेले पर आकर अपनी भूख को मिटाया करते थे। चुड़ैल उन्हें खूब लाड़ प्यार किया करती थी। आपका प्यार पाकर हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती। क्या हम आपको माँ कहकर पुकार सकते हैं? हाँ चीकू, पर हमको जन्म देने वाली माँ तो इस दुनिया में नहीं, तो क्या आप हमारी सौतेली माँ हैं? ऐसा ही समझ लो। आज से हम आपको सौतेली माँ कहकर पुकारेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात ब्रिजलाल की आंख खुलती है। अरे ये आधी रात को किसके बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं? ब्रिजलाल आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है और बच्चों को न पाकर दांत पीसते हुए कहता है, ये दोनों आधी रात कहाँ लापता हैं? तभी खिड़की के भीतर से उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल दोनों का सिर गोदी में रखकर उन्हें सहला रही थी। इस जल्लाद को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। उससे पहले कि ये बच्चों के सामने मेरे भूतिया सौतेली माँ का भेद खोले, मैं इसकी सांस रोक दूंगी। चुड़ैल धुंध बनकर खिड़की से अंदर घुसकर ब्रिजलाल के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की भयानक आंखों से खून टपकता देख ब्रिजलाल का दिल दहल उठता है। भूतनी, भूतनी। शोर मत मचा, मेरे बच्चे सो रहे हैं। उनकी नींद खुली तो मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। बड़ा सुना है तेरे जल्लाद करतूतों के बारे में।
इसीलिए आपसे ये घर मेरा डेरा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं चुड़ैल जी, आपका ही घर है। भूतनी अब उनके संग उसी घर में रहने लगी थी। अगली रात ब्रिजलाल की माँ कुंती किचन में खाना पका रही थी। तभी चुड़ैल उसके पीछे आकर कहती है, खाना बन गया क्या? अरे यूं बेताल की तरह मेरे ऊपर क्यों सवार हो रही है चुड़ैल? भूतनी जी, जरा तो भूतानियत रखो। मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी, मेरे पेट को बोटी की भूख है। ये ले, इसे पका। राम 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 राम, अरे ये मुझ पंडित से क्या पाप करा रही हो? अगर तूने अभी ये बोटी नहीं पकाई तो मैं तेरी चमड़ी सेक कर खा जाऊंगी, फिर ऊपर जाकर करती रही हो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को खून के आंसू रुलाने लगती है, जिसे परेशान होकर एक रात दोनों छिपते छिपते एक बाबा के पास आकर उससे मदद की गुहार लगाते हैं। बाबा, मेरे दोनों बच्चे उसे सौतेली माँ समझते हैं, कैसे भी करके उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा दिलाओ बाबा। घबराओ नहीं बच्चा, चलो। जब बच्चों के बीच सो रही चुड़ैल को अपनी शक्ति से कमजोर करके मैदान में ले आता है। छोड़ मुंगे, छोड़, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चुड़ैल की चीख से प्रकृति बेडौल हो उठती है। बाबा उसे शीशी में भरकर कहता है, इस शीशी को ऐसे स्थान पर फेंकाओ जहां परिंदा भी पर न मारे। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर मत देखना। ब्रिजलाल बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर एक सुनसान खंडहर के पास आकर रुकता है और बोतल को वहां फेंक कर बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल छलावा करती है, बाबूजी, इधर देखिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ब्रिजलाल झट से पीछे देखता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। उसके जाते जो शीशी चकनाचूर हो जाती है और चुड़ैल एक बार फिर आजाद हो जाती है। आज तेरे खून का एक एक कतरा बहाकर मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगी। चुड़ैल कुंती और ब्रिजलाल को मैदान में लाकर पटक देती है। दोनों के मुंह से खून के फुहारे बरस पड़ते हैं और चुड़ैल अपने नाखूनों से उन्हें घायल कर देती है। ये इन मासूमों के साथ ज्यादती करने की सजा। अरे हाँ, मरने से पहले तुम्हें अपना असली चेहरा तो दिखा दो। जैसे ही चुड़ैल अपनी इंसानी भेष में आती है, दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रश्मि, रश्मि तू? रश्मि, जिसकी बहन को तुम दोनों कसाईयों ने जान से मारकर इन बच्चों को अनाथ कर दिया, और आवाज उठाने पर तुमने मुझे भी मारकर उस पहाड़ी की चोटी से फेंककर सुराख कर दिया। मगर मरते वक्त मेरी जीजी ने इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वचनबद्ध होने के चलते मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। साली साहिबा, अपने जीजा को एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जा बुढ़िया, अब ऊपर जाकर अपने बेटे के लिए नई दुल्हनिया भी तो तलाशना है तुझे। तुम्हारे हलक से जान निकाल कर ही मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करती है। किसी भी हाल में बच्चों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि जिन्हें वो अब तक सौतेली माँ समझते रहे हैं, वो उनकी मौसी है। अंत में चुड़ैल दोनों बच्चों के सयाने होने तक भूतिया सौतेली माँ बनकर ही उनके बीच रहकर उनका लालन पालन करने लगती है। कुछ साल बाद, बच्चों, अब तुम्हारे भूतिया सौतेली माँ के जाने की घड़ी आ चुकी है। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना मासी माँ। मालगाड़ी पर चुड़ैल का कब्जा। सलोनी और वरुण स्टेशन जाने के लिए निकल चुके थे। दोपहर के 2 बजे वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी स्टेशन पर जैसे ही मालगाड़ी आती है, वैसे ही मौसम का रुख बदलकर काला आसमान हो जाता है। ये देखकर लोग अचंभित होकर कहते हैं, अरे भला ये मौसम कैसे बदल गया? ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज रहे हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर ये हुआ कैसे? अरे गॉड नोस, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। तभी स्टेशन पर तेज आंधी चलने लगती है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं मालगाड़ी में से कुली बोरी उठाकर जब ले जा रहे थे तो उसमें से खून टपक रहा था। ये देखकर सलोनी डर जाती है और कहती है, बचाओ बचाओ, खून खून, हटाओ उसे यहाँ से। सलोनी, सलोनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम घबरा क्यों गई हो? वो देखो, वो रहा, वो कुली उन मालगाड़ी से जो बोरी निकाल रहा है, उससे खून निकल रहा है। सलोनी के कहने से जब वरुण उन बोरियों की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सलोनी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तुम पानी पियो, वैसे भी हमारी ट्रेन को आने में आधा घंटा है।
ठीक है। मालगाड़ी से जब सारा सामान उतर जाता है तो ट्रेन चालक कुलियों से कहता है, अरे भाई तुमने सारा सामान उतार दिया ना यहाँ पर? हाँ साहब, सारा सामान उतार दिया, बस एक बोरी बची है। ठीक है, उस बोरी को भी वहां से उतरवा कर वहीं रखवा दो और अगले स्टेशन पर दूसरे अनाज की बोरियां रखवानी है, जल्दी करो। जी साहब। ट्रेन चालक की बात सुनकर जब वो कुली उस मालगाड़ी से आखिरी बोरी उतारने जाता है तो एक बूढ़े व्यक्ति को उस कुली के कंधों पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे वो बूढ़ा व्यक्ति डर जाता है। अरे अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे एक चुड़ैल कुली के कंधे पर बैठी है। अरे बचाओ बचाओ, इस स्टेशन पर भूतनी और चुड़ैल है। लगता है तूने मुझे देख लिया, आ रही हूँ मैं तेरे पास। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे मेरे पास चुड़ैल आ रही है। वो बूढ़ा व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता क्योंकि किसी को कोई चुड़ैल दिखती ही नहीं। ये सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति को दिख रही थी और इतने में वो चुड़ैल उस बूढ़े व्यक्ति का गला काटकर मार डालती है। मौजूद लोग उसकी मौत देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे ये हमसे क्या हो गया? वो बूढ़ी बाबा हमें बुलाए जा रही थी और हम किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसका मतलब सच में इस जगह कोई बुरी शक्ति है। तुम सही कहती हो बेटा, चलो चलते हैं। उसके ये कहते ही आसपास के लोग भागने लगते हैं। वहीं चुड़ैल उस कुली के पास जाती है जहां वो बोरी उठाकर अपने कंधे पर रखता है। इतने में उस मालगाड़ी का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और उस मालगाड़ी की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। ये देखकर वो कुली डर जाता है और घबरा कर कहता है, ये क्या हो रहा है अचानक से? अरे अभी तो गाड़ी की लाइट सही थी, अब ये जलने बुझने क्यों लग गई और दरवाजा भी बंद हो गया। खोलने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही कुली मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं खुलता। तभी चुड़ैल कहती है, पूरी जान लगा देगा, तब भी तुझसे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन है यहाँ जो मुझे जाने नहीं दे रहा? अरे अरे खोलो इसे। मुझसे इंट्रोडक्शन करना चाहता है तो ले, मैं आ गई। चुड़ैल, अरे छोड़ दो मुझे जाने दो। क्यों मुझे यहाँ बंद कर दिया है? अरे मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे जानते हो ना। ओहो, अब भी नहीं पहचाने क्या? चलो मैं याद दिलाती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उसे कुछ ऐसा बोलती है जो उस कुली को याद आ जाता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें ठिकाने लगा दिया था। नहीं, तुम वो नहीं हो, जरूर कोई मजाक कर रहा है। हमारे साथ बताओ कौन मजाक कर रहा है, कौन हो तुम? मेरे पास क्या एक यही काम है कि तुझे मैं यकीन दिलाते फिरूं? मारने आए हो तुझे, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उसे मार देती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी जिसे देखकर ये कुली डर जाता है और क्यों वो उसे मार देती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही स्टेशन पर मौजूद वो लोग जो चुड़ैल की हरकतों को महसूस कर पा रहे थे, चुड़ैल उन्हें भी मार डालती है। और जब मालगाड़ी दूसरे स्टेशन पर जाती है तो चुड़ैल वहां के मालगाड़ी में सामान रखने वाले कुलियों को भी मार डालती है। अगले दिन मालगाड़ी जब उसी स्टेशन पर वापस आती है तो उसे दो कुली रमेश और नरेश दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें भी मालगाड़ी में बंद कर गुस्से से पटकती है। उन्हें लाइट बंद करके डराती है, फिर सामने आकर कहती है, तो कैसे हैं आप लोग? ये डेकोरेशन अच्छी लगी, मेरा मतलब है लाइटिंग। तुम डरे तो नहीं लाइट जलने बुझने से? तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें मार दिया था ना? हाँ, मार दिया था, इसीलिए अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ और अब तुम्हें मैं इसी तरह मारूंगी जैसे तुमने मुझे मारा था। देखो हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो जाने अनजाने में हमसे हो गया था। हम मुझे माफ कर दो, हमें छोड़ दो। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते ही सुरेश उस मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर उससे नहीं खुलता। मालगाड़ी में कोई शीशा नहीं था जो वो बाहर के लोगों से मदद मांग सके, इसलिए वो पास से लोहे की रॉड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों भाग जाते हैं। ये भाग कैसे गए? कैसे खुल गया इनसे ये दरवाजा? मार डालूंगी इन्हें।
ये बोलते ही चुड़ैल उन्हें पकड़ने के लिए भाग जाती है। वो दोनों कुली भी पब्लिक में जाकर छुप जाते हैं। प्लीज, अरे प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए, हम लोग को बचा लीजिए, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे क्या चुड़ैल? हाँ हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए। कहाँ छुपे बैठे हो डरपोक लोग? बल्लों की आड़ में, औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हो? सामने आओ, जैसे उस दिन सामने आए थे। अगर कोई भी उन दोनों को बचाएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगी। अरे तुम उन मासूम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? इन दोनों ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला था, इसीलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उस दिन की बात है, मैं बहुत गरीब थी। अपने बच्चों के लिए जैसे तैसे मुझे कुली की नौकरी मिल गई और मैं काम करने लग गई। जैसे तैसे बोरी उठाकर मालगाड़ी से सामान उतार लिया करती थी। तभी ये तीनों कुली मेरे पास आए। अरे भला किसी नाजुक कमसिन औरत पर ये बोरी उठाने वाला काम शोभा देता है क्या? और क्या, क्यों कर रही हो ये नौकरी? अच्छा खासा मैंने अपने दोस्त के लिए बात कर ली थी, लेकिन अधिकारियों ने इसको काम पर रख लिया और मेरा दोस्त रह गया। बेहतर होगा तुम ये नौकरी छोड़कर चली जाओ। देखिए, ये काम मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मजबूरी में। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अरे ये ऐसे नहीं मानेंगी, चलो। ये बोलकर तीनों चले जाते हैं। रात के समय स्टेशन पर कोई भी नहीं था। शालू बचा हुआ सामान मालगाड़ी में रख रही थी। तब तीनों आकर मालगाड़ी को बंद कर देते हैं और जोर जबरदस्ती करके उसे मार डालते हैं। शालू के मरने से तीनों डरकर उसकी लाश को मालगाड़ी की बोरी में ही डाल देते हैं, जिससे किसी को भी उन पर शक न हो, और मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। तब से मेरी आत्मा उस मालगाड़ी में भटक रही है। जब तक मैं इनको नहीं मार लेती मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे इन दोनों कुलियों ने इस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी की है। पकड़ो इन्हें और मारो। नहीं, ये मेरे शिकार हैं, मैं ही इन्हें मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उन दोनों को मार डालती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जुलाई का मौसम बड़ा ही बेबाक सा था। कभी गर्मी इतनी कि रहा न जाए तो अगले ही पल बारिश इतनी कि सहा न जाए। गांव में बहुत दिन से बारिश हो रही थी। आज कम बारिश होने पर दो औरतें नदी किनारे जब कपड़े धो रही थीं, तो उन्हें नदी में बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी आवाज तेजी से दोनों को सुनाई देती है। अरे जरा देखना, पानी में से कुछ आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। क्या करेगी देखकर? कोई मछली होगी बड़ी वाली। ये बोलकर दोनों और करीब आती हैं कि पानी में से अचानक तीन डरावनी गर्भवती चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर वो दोनों डर कर चिल्लाती हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ये कितना भयानक दृश्य है। भला ये पानी में से कैसे चुड़ैल बाहर आ रही हैं? इससे पहले हमारी जान चली जाए, भागो। कहाँ भाग कर जा रही हो तुम दोनों? हमसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। छोड़ो छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। नहीं बच पाओगे तुम। दोनों भागने की कोशिश करती हैं कि तीनों चुड़ैलें उनके गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए पानी में ले जाकर बार बार डुबोती हैं। बिल्कुल नहीं बचोगी। तुम दोनों को भी तो पता चले कि डूब कर मरना क्या होता है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमारा गला दब रहा है, हमें जाने दो। हमें क्यों मारना चाहती हो? बदला लेंगे हम तुम गांव वालों से। तुम मतलबी निर्दयी लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हा हा हा। ये बोलते ही तीनों चुड़ैल उन्हें डुबाकर नदी में मार डालती हैं। वो दोनों कहाँ गायब हो जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद दो आदमी उस नदी को नाव में बैठकर पार कर रहे थे कि वो तीनों गर्भवती चुड़ैलें कहती हैं। अरे हमारा शिकार हमारी ओर आ रहा है, मार डाले क्या? मारना तो पड़ेगा ही। तो चलो बाढ़ का सैलाब ले आए इनके लिए। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उस नदी में बवंडर लाती हैं। उसके बाद बाढ़ की एक तेज लहर उन दोनों आदमी की नाव के पास आती है, जिसे देखकर वो दोनों आदमी कहते हैं, अरे बाप रे बाप, अरे बचाओ, अरे बहुत तेजी से बाढ़ हमारी ओर आ रही है। नरेंद्र, नाव को जल्दी से भगाओ। हाँ, भगाता हूँ। दोनों डरकर नाव को तेजी से भगाते ही हैं कि बाढ़ का सैलाब उन्हें ले डूबता है, जिसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चलता। ये देखकर तीनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं।
इसी तरह एक एक करके सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाढ़ आएगी और सबको बहाकर ले जाएगी। आखिर ये तीनों गर्भवती चुड़ैलें कौन थीं और क्यों लोगों को बाढ़ में मारना चाहती थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तीनों गर्भवती चुड़ैलें नदी किनारे आने वाले या नदी को पार करने वाले हर इंसान को उसी में डुबो कर मार देती थीं। गांव में अचानक से लोगों के गायब होने से आसपास के लोग घबरा जाते हैं। तभी केशव और सुजल रोते हुए कहते हैं, अरे कोई तो मेरे बच्चे की माँ को ढूंढ कर लाओ, अरे कोई तो मेरी आशा को ढूंढ कर लाओ, मेरा जीना दुश्वार हो रहा है उसके बिना। हाँ भाई साहब, मेरी भारती भी उसी दिन से गायब है, पता नहीं कपड़े धोने गई थी, कहाँ चली गई। मेरे पति भी कुछ दिनों से नहीं मिल रहे हैं। मुखिया जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? आखिर ये गांव में क्या हो रहा है? देखिए, आप सभी लोग परेशान मत होइए, मैं गांव के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा हूँ। रात के समय मुखिया को गांव वालों की बातों से नींद नहीं आती है। सुराग ढूंढने के लिए वो नदी किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे 3 चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। मुखिया पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनता है। आखिर ऐसे 2-4 लोगों को कब तक मारेंगे? मजा तो जब आएगा जब पूरे गांव में बाढ़ का सैलाब आएगा और ये सब के सब उसमें बह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अब हमें बिना देरी किए इन सब का काम तमाम कर देना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? कल ही गांव वालों के लिए आखिरी दिन होगा, उसके बाद इनका भी वही हश्र होगा। हे भगवान, ये तीनों चुड़ैलें कल गांव का विनाश करने वाली हैं। मुझे कुछ करना होगा। मुखिया सारी बात सुनकर दबे पांव तांत्रिक के पास जाकर उसे चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही बाढ़ से बचने के लिए गांव को आगाह कर देता है और नाव भी तैयार करा देता है। अगले दिन सुबह होती है। मुखिया सबसे गांव खाली करने को कहता है, जिस वजह से सब अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं। इतने में तीनों उड़ती हुई चुड़ैल आकर जोर जोर से हंसकर कहती हैं, आज इन सब गांव वालों का समय समाप्त हुआ। बाढ़ में नहाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही तीनों चुड़ैलें अपनी शक्ति से नदी के पानी का इतना बड़ा बवंडर बनाती हैं कि वो तेजी से गांव की ओर बाढ़ बनकर आ जाता है। चलते फिरते लोग बाढ़ में बहकर हाहाकार मचाने लगते हैं। किसी की टोकरी बाढ़ में बहती है तो किसी की गाय भैंस बाढ़ में डूब जाती है। तभी तांत्रिक और मुखिया नाव में बैठकर उन चुड़ैलों के पास आते हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? तू कौन है जो लहराता हुआ इस बाढ़ में आ रहा है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ, कौन हो और क्या चाहती हो? अरे इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। नफरत होती है हम तीनों को तुम इंसानों की फितरत से। उस दिन हम तीनों बहनें बड़ी खुशी से इतने समय बाद अपने मायके जा रही थी, जिसके लिए हमें इसी बड़ी नदी को नाव में बैठकर तय करना था। नाव में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया था तो प्रीति कहती है, अरे भैया, इतनी देर हो गई, कब नदी पार होगी? जी टाइम लगेगा, आप चिंता मत करो। ठीक है भैया, ध्यान से चलाना। वो क्या है ना, हम तीनों बहनें एक साथ गर्भवती हैं, तो हम अपने मायके जा रही हैं। ठीक है बहन। अच्छा हुआ हम तीनों ने अपने पतियों को मना कर दिया, हम अकेले भी घर जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल। तीनों बैठकर आराम से बातें कर ही रही थी कि अचानक से नदी में एक बहुत बड़ा तूफान के साथ बाढ़ आ जाती है और वो नाव के लोग उसमें समा जाते हैं। वहीं तीनों बहनें भी नाव से बाहर आ जाती हैं। किसी को तैरना नहीं आता और वो मदद की गुहार लगाती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम तीनों को खतरा है, हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए कहीं। दीदी धैर्य बनाए रखो, कोई है हमारी मदद करो, हमें बाहर निकालो। भाई साहब, नाव वाले भैया, हमें बचा लीजिए। तीनों लोगों से मदद की भीख मांगती हैं, लेकिन बाकी व्यक्ति तो बचकर चले जाते हैं। लेकिन इन तीनों गर्भवती बहनों की कोई मदद नहीं करता और इस तरह तीनों मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं। इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की ना, अब हम इन सबको मार डालेंगे। यही बात अब इनकी मौत का कारण बनेगी। इसीलिए हम सबको मार डालेंगे आज। मूर्ख चुड़ैलो, अगर तुम सोच रही हो कि गांव के लोगों की जान लेकर तुम खुश रहोगी तो गलतफहमी से बाहर आओ, क्योंकि तुम तीनों के साथ तुम तीनों के बच्चे भी अकाल मृत्यु मरकर उनकी भी आत्मा भटक रही है। ये सब लोग तो मर जाएंगे, पर तुम्हारे बच्चों को मुक्ति कैसे मिलेगी? हाँ,
बाबा सही कह रहे हैं। अगर तुम सच में अपने बच्चों की मुक्ति चाहती हो तो अपनी स्वयं इच्छा से इसी बाढ़ में मुक्त हो जाओ। और रही उस समय की बात, तो जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वो बेहद ही गलत बात है। उन लोगों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। भगवान के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाओ। आप सही कहते हैं, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बच्चे के बारे में तो सोचा ही नहीं। माही श्वेता, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कृपा करके आप सभी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया। कृपा करके आप सभी हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया। ये कहते ही तीनों स्वयं इच्छा से उसी बाढ़ में अंतर्ध्यान होकर मुक्त हो जाती हैं। जामुन के पेड़ पर 3 चुड़ैल। आधी रात के समय जंगल के अंदर एक जामुन का पेड़ होता है जिसके ऊपर 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। अरे ओ मेरी बहन छाया और माया, बहुत दिन हो गए आज गांव की सैर लगाए हुए, चलो जरा गांव की सैर करके आते हैं। अरे मैं ये सब जानती हूँ कि तू गांव की सैर क्यों करना चाहती है। तुझे तो बस शिकार ढूंढने से मतलब है जिसे तू परेशान कर सके। अरे अगर हम तीनों यहाँ से चली जाएंगी तो इस जामुन के पेड़ की रखवाली कौन करेगा? अगर किसी ने इस जामुन के पेड़ के जामुन खा लिए तो तुम दोनों जानती हो ना क्या हो सकता है। अरे हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलो ना एक छोटी सी सैर करके आते हैं। मैं जानती हूँ, तुम्हें कितना भी समझा लूं तुम नहीं मानोगी। चलो अब इतना कह रही हो तो एक सैर करके आ ही जाते हैं। आधी रात के समय छाया, काया और माया तीनों गांव की सैर करने के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें एक आदमी पनघट पर पानी से नहाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर काया कहती है, अरे वाह, देखो तो सही उसे कितने आराम से नहा रहा है। मेरा मन कर रहा है उसे थोड़ा सा परेशान करने का, चलो उसे थोड़ा परेशान करते हैं। तुम्हें तो बस लोगों को परेशान करने से मतलब है। अरे बेचारा नहा रहा है, उसे नहाने दो, क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम दोनों को मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर काया उस आदमी को परेशान करने के लिए वहां पहुंच जाती है। सबसे पहले तो वो पनघट के पानी के अंदर घुस जाती है और डरावनी आवाज निकालने लगती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पनघट के पानी में डुबो डुबो कर तुम्हें मार दूंगी। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। ये सोचकर वो आदमी तुरंत अपने कपड़े पहनता है और पनघट के पानी से बाहर निकलकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद काया जोर जोर से हंसने लगती है और माया और छाया से कहती है, अरे देखा तुमने, मैंने किस तरह उसे डराया, कितना मजा आता है लोगों को डराने में। मैं तो जानती ही थी कि तुम गांव में सिर्फ इसीलिए आई हो ताकि तुम लोगों को डरा सको। अरे अगर मैं थोड़ी सी मटर गश्ती कर लूंगी तो क्या ही चला जाएगा, तुम्हें तो बस डांटने से ही मतलब है, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? जाओ तुम भी थोड़ा सा गांव की अच्छे से सैर करके आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अब और नहीं, हम पहले ही बहुत देर से अपने जामुन के पेड़ से दूर हैं, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। माया और छाया हवा में उड़कर जाने लगती है कि तभी काया भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में तीनों अपने जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें कुछ लोग जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। ओहो, इन लोगों ने तो हमारे जामुन के पेड़ के जामुन तोड़ लिए, अब हम क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम अगर हमें गांव की सैर कराने के लिए नहीं लेकर जाती तो शायद ये सब नहीं होता। अरे लड़ना बंद करो और कुछ सोचने की कोशिश करो। हमें उन्हें वो जामुन ले जाने से रोकना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत से बहुत ज्यादा बुरा होगा। छाया की बात मानकर माया और काया दोनों ही कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गांव के लोग उस जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद छाया अपना रूप बदल लेती है और माया से कहती है, देखो माया, मैं अपना रूप बदल कर उन लोगों के सामने जा रही हूँ। मैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी, काया तुम चारों तरफ अंधेरा कायम कर देना, माया तुम उसी वक्त उनके जामुनों को उनसे चुरा लेना। काया और माया छाया की बात मान लेती हैं। जिसके बाद छाया उन आदमियों के सामने जाकर उनसे कहती है, अरे अरे, इतनी रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इतनी रात गई, तुम्हें इस जंगल में घूमते हुए डर नहीं लग रहा? मुझे कैसा डर, ये जंगल मेरा ही तो है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं बचपन से इस जंगल में घूम रही हूँ, मुझे इस जंगल में घूमने में बहुत मजा आता है। वैसे तुम लोग इतने सारे जामुनों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है इस जामुन के पेड़ से अगर कोई जामुन खा ले
तो वो अमर हो जाता है। तो बस हम लोग इन जामुन को ले जाकर ऊंचे दामों में बेचेंगे और इन्हें खाएंगे भी, ताकि हम भी अमर हो जाए और लोग भी अमर हो जाएं और साथ ही साथ हम अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। उन आदमी की ये बात सुनकर छाया अचंभित रह जाती है, जिसके बाद छाया बातें कर करके उनका ध्यान भटकाने लगती है कि तभी अचानक से काया उनके चारों तरफ अंधेरा कायम कर देती है और उसी समय माया उन जामुनों को उनसे चुरा कर वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में जैसे ही उनके चारों तरफ से अंधेरा गायब होता है, उन्हें अपने सामने 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे जामुन के पेड़ से बहुत ही आसानी से जामुन ले जाओगे? इस जामुन के पेड़ की रक्षा करने का फर्ज हमारा है और हम इस जामुन के पेड़ के जामुन किसी को भी नहीं ले जाने देंगे। अगर अगली बार दोबारा हमारे जामुन के पेड़ के आसपास भी नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। अपने सामने 3 भयानक चुड़ैलों को देखने के बाद वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, जिसके बाद ये बात ये गांव के लोगों को जामुन के बगीचे में चुड़ैल। क्या बात है, इस जामुन के बगीचे के जामुन तो बहुत ही रसीले रसीले हैं। खाकर तो मजा ही आ गया। थोड़े से और खा लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा कि मैं इस जामुन के बगीचे से जामुन खाए हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल जामुन के बगीचे से जामुन तोड़ तोड़ कर खाने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल जामुन के बगीचे से सारे जामुन खा जाती है। तभी हरिया अपने जामुन के बगीचे में टहलने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ एक चुड़ैल को अपने जामुन के बगीचे में जामुन खाते हुए देख लेता है। अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? कहीं मेरी आंखों में धूल तो नहीं घुस गई? ये तो सचमुच एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है। अरे अरे अरे, देखो तो सही, इसने मेरे सारे जामुन खा डाले। अब मैं क्या करूँगा? ओहो, अभी बताता हूँ चुड़ैल को। हरिया तुरंत एक मोटी सी लाठी उठाता है और उस चुड़ैल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की? रुक जा चुड़ैल, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ऐसी लाठियाँ मारूंगा तेरे अंदर कि तो दोबारा मेरे जामुन के बगीचे में घुसना छोड़ देगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इस जामुन की तरह तुझे भी मसल के रख दूंगी मैं। क्या कहा चुड़ैल? तू मुझे मसलेगी? अभी रुक, तेरी तो मैं अभी खटिया खड़ी करता हूँ। हरिया कुछ करता उससे पहले ही चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से हरिया के ऊपर वार करती है, जिसकी वजह से हरिया को बहुत तेज करंट लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद चुड़ैल पूरी रात भर हरिया के जामुन के बगीचे से सारे जामुन खा जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, हरिया को होश आ जाता है, जिसके बाद वो उठते ही अपने चारों तरफ देखता है और खुद से कहता है, अरे ये क्या? यहाँ तो एक बहुत भयानक चुड़ैल थी। एक ही रात में चुड़ैल कहाँ गायब हो गई? ऊपर से मेरे जामुन के बगीचे में सारे जामुन वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? हरिया को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद हरिया गांव के लोगों के पास जाता है और उन्हें अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताना शुरू करता है। अरे गांव वालों, रात को मेरे बगीचे में मैंने बहुत भयानक चुड़ैल को जामुन खाते हुए देखा। अरे उसने मुझे अपनी शक्तियों से बहुत तगड़ा करंट लगाया, जिसके बाद मैं वहीं बेहोश हो गया। उसने मेरे बगीचे के सारे जामुन खा लिए थे, लेकिन सुबह होते ही देखा तो सारे जामुन बगीचे में ही थे। अरे हरिया भाई, हाँ भाई साहब, कहीं सुबह सुबह पी तो नहीं ली या फिर रात का नशा अभी तक नहीं उतरा? अरे हरिया भाई साहब, आजकल ज्यादा ही पीने लगे हैं, तभी तो रात की चढ़ाई हुई सुबह तक नहीं उतर पा रही है। अगर चुड़ैल ने तुम्हारे जामुन के बगीचे से जामुन खाए होते तो जामुन वापस तुम्हारे बगीचे में कैसे लगे होते? लगता है तुम हमारा बुड़बक बना रहे हो। कोई भी व्यक्ति हरिया की बातों का विश्वास नहीं करता और सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे रात होने लगती है और रात होते ही सभी लोग अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। इस बार चुड़ैल कौशल के बगीचे में जाकर जामुन खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या रसीले रसीले जामुन है। इन्हें खाकर तो पूरा मुंह रसीला रसीला हो गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, बाकी चुड़ैलों को लोगों का खून पीकर मजा आता है और मुझे तो जामुनों का रस पीकर मजा आता है। क्या धरा है इस मीट मांस में? अरे खाना है तो जामुनों को खाओ और मुंह का स्वाद बढ़ाओ। चुड़ैल की आवाज कौशल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, अभी तक तो मेरे बगीचे में कोई भी नहीं था और अभी मुझे किसी के होने की आवाज आ रही है। लगता है कोई चोर उचक्का घुस आया है, अभी से बताता हूँ। कौशल तुरंत एक लाठी उठाता है और चोर को मारने के लिए अपने बगीचे में घुस जाता है, जहां वो चोर को ढूंढता ढूंढता चुड़ैल के पास पहुंच जाता है।
हे राम जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरे सामने एक चुड़ैल मेरे ही बगीचे के जामुन खा रही है। लगता है हरिया भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे थे। मेरी ही गलती थी जो मैंने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। अरे अब मैं क्या करूँ? ऐसा सोचकर कौशल चुपचाप अपने बगीचे से निकल जाता है, जिसके बाद वो गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। सभी गांव वाले अपनी मशालें जलाकर चुड़ैल को पकड़ने के लिए कौशल के बगीचे में घुस जाते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, कहाँ से आई है तू? हमारे गांव के बगीचे में क्या कर रही है? उस रात तो तूने मुझे बेहोश कर दिया था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देख तेरा क्या हाल होगा चुड़ैल। अरे नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, आज इस चुड़ैल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बता चुड़ैल, कहाँ से आई है तू? क्या करने आई तू हमारे गांव में? देख, जल्दी से बता दे, वरना ये सारी जलती हुई मशालें हम तेरे ऊपर फेंक देंगे। ऐसा सुनने के बाद चुड़ैल सबसे कहती है, देखो ऐसा मत करो, मैं यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये रसीले जामुनों को खाने आई थी। मुझे जामुन बहुत पसंद है। कुछ समय पहले मैं इस गांव में जामुन बेचा करती थी। मेरा खुद का एक जामुन का बहुत बड़ा बगीचा था। इस पूरे गांव में सिर्फ मेरे ही पास जामुन होया करते थे। एक दिन मैं अपने बगीचे से जामुन बेचने के लिए निकल ही रही थी कि तभी गांव के मुखिया ने मुझे रास्ते में रोक लिया और मुझसे कहने लगे, अरे कांति देवी, रुको जरा, बहुत ही रफ्तार के साथ चलती जा रही हो। जरा सांस ले लो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मुखिया जी, कहिए, क्या कहना है आपको? जामुन का कारोबार तो तुम्हारी काफी बढ़िया चल रहा है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम इस बगीचे को मेरे नाम कर दो। इसकी मुंह मांगी कीमत भी मिल जाएगी तुम्हें। अरे नहीं मुखिया जी, मैं इस बगीचे को बेचना नहीं चाहती, क्योंकि इस बगीचे में मैं अपने पति के साथ काम किया करती थी। वो तो चले गए, लेकिन उनकी निशानी मेरे पास अभी भी है। अब मैं अपने पति की निशानी आपको कैसे दे दूं? ये तो मुमकिन नहीं है। आप एक काम करो, अपना जामुन का एक बगीचा बना लो। अरे क्रांति देवी, प्यार से मान जाओ, नहीं तो हमें जबरन इस बगीचे को अपना बनाना पड़ेगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। देखो मुखिया, इस बगीचे को तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे नाम नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा कहकर क्रांति देवी अपने जामुनों को खाती हुई अपने जामुनों को बेचने के लिए वहां से चली जाती है। ये बात मुखिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो रात के समय अपने गुंडों को भेजकर क्रांति देवी को मरवा देता है। उसके बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं इस गांव में यहाँ से वहाँ भटकने लगी। जब भी कोई जामुन का बगीचा देखती हूँ तो वहाँ जामुनों को तोड़कर खाने लगती हूँ, लेकिन मेरा गांव वालों को कोई नुकसान पहुँचाने का मकसद नहीं है। चुड़ैल की बात सुनकर गांव के सभी लोगों को उसकी मौत का बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद हरिया चुड़ैल से कहता है, देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और अगर तुम्हें मेरे बगीचे से जामुन खाने हैं तो तुम उन्हें खा भी सकती हो। हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन हमसे ये वादा करो कि कभी हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगी। गांव वालों की बात मानकर चुड़ैल खुशी खुशी उन लोगों से वादा करती है और जामुन के बगीचे में रहने लगती है।